डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कक्षा 12 के फिजिक्स के फर्स्ट लेसन में पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक डायपोल के द्वारा उसकी अक्षीय स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके लिए हम लोगों को फार्मूला मिला E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2p/r³। ये फार्मूला हम लोगों को मिला किसी इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण उसकी अक्षीय स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर। इसमें एक चीज़ और हम लोगों को जोड़ना था थोड़ा, कि अगर इसी सिस्टम को हम किसी के परावैद्युतांक वाले माध्यम में अगर रख दें तो यहाँ पर फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k इंटू 2p/r³। तो इस तरह से हम ध्यान रखेंगे कि अगर ये जो फार्मूला मिला हमें उस पूरे सिस्टम को हमने निर्वात में रखा तो यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन 0 होगा, और अगर उसी को हम किसी के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रख दें तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k इंटू 2p/r³। तो हम इसको थोड़ा सा उसमें बढ़ा लेंगे। और आप आज जो है हम पढ़ेंगे कि जो दूसरा नियम है उसमें एक अक्षीय स्थिति थी और एक निरक्षीय स्थिति। तो अब हमने यहाँ पर एक डायपोल लिया, यहाँ पर -q चार्ज है, यहाँ पर +q चार्ज है, पॉइंट A और पॉइंट B है। इसका मिडिल पॉइंट O है, ये L डिस्टेंस है इतनी, और ये इस डिस्टेंस जो है L है। इसके सेंटर पॉइंट से हमने R दूरी पर एक बिंदु P लिया। इसी बिंदु P पर हमें इस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम ध्यान देंगे कि इस आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पर, और इस आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसी बिंदु पर, उसका क्या क्या दिशा होगा। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि +q के कारण अगर हम किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो +q के कारण उसी दिशा में उससे दूर की ओर होगा, और माइनस आवेश के कारण इसकी तरफ इसी की दिशा में होगा। तब हम यहाँ पर फिलहाल मानेंगे कि +q के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और -q के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2। इस तरह से हमने दिशा भी दिखा दी कि E2 की दिशा ये है माइनस की ओर, और E1 की दिशा जो है इस +q से इसकी दूर की ओर। तो इस प्रकार हमें अच्छी तरह समझ लेना है कि माइनस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो उसी चार्ज की ओर होती है, और प्लस चार्ज के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो उससे दूर की ओर होती है। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि E1 और E2 की वैल्यू देनी है बिंदु P पर। बिंदु P पर E1 तथा E2 का मान निकालेंगे। बिंदु P पर इसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है इस बिंदु पर, और इसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है E2। इन दोनों की वैल्यू निकालनी होगी। तो हमने देखिए यहाँ पर निकाला है, ये R है और ये L है, ये एक समकोण त्रिभुज है, तो ये कर्ण हुआ, इसका कर्ण जो है √r² + l² आएगा। उसी तरह से ये भी इतना ही आएगा, √r² + l²। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू
क्यू अपान आर स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ से इसकी दूरी इतनी ही है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा तो अंडर रूट हट जाएगा। तो इसी को हम और चाहे तो आगे बढ़ा के लिखते हैं एक बार, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसी तरह से अभी E2 की वैल्यू निकालेंगे। ये E1 है, E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसकी भी वैल्यू होगी सेम। अगर हम इसकी दिशा देना चाहें तो ये P से A की ओर और इसकी दिशा BP की ओर, यानी P से BP की दिशा है और ये PA की दिशा है, PA की दिशा है। इस तरह से हम दिशा भी इनकी बता सकते हैं। अब हम जानते हैं कि जब E1 और E2, इससे पहले हमने विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा कि जब कई आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, अलग अलग आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं और उसके सदिश जोड़ से हमें परिणामी मिलता है। तो वही काम यहाँ पर भी करना है। इस बिंदु P पर एक की दिशा ये है और दूसरे की दिशा ये है, तो इन दोनों का परिणामी हम किसी एक दिशा में ज्ञात करेंगे और उन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें परिणामी पता चलेगा। तो इसके लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे अलग हमने चित्र बनाया। ये पॉइंट P है, ये E1 है, ये E2 है। हम देखेंगे कि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा, ये दोनों कोण थीटा और थीटा। इस प्रकार से हम इस E1 को दो घटकों में विभाजित करेंगे, तो जो घटक थीटा के साथ होगा वो E1 cos थीटा हो जाएगा और जो घटक लंबवत होगा वो E1 sin थीटा हो जाएगा। उसी तरह से इसके हमने दो भाग किए, तो एक थीटा के साथ E2 cos थीटा हो गया और ये E2 sin थीटा हो गया। अब यहाँ से देख रहे हैं कि E1 और E2 की दोनों की वैल्यू सेम है। ठीक, हमने यहाँ देखा कि E1 इज इक्वल टू E2 है, तो हम समझ रहे हैं कि E1 साइन थीटा इज इक्वल टू E2 साइन थीटा, यानी इन दोनों की वैल्यू सेम होगी, बराबर होगी और ये दोनों एक दूसरे के विपरीत लगे हुए हैं। तो यानी कि समान बल एक दूसरे के अपोजिट जब कार्य करेंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, वो समाप्त कर देंगे। अर्थात इसकी दिशा ये है और इसकी दिशा ये है, इन दोनों की वैल्यू समाप्त हो गई। इसने एक दूसरे को माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, जीरो हो गया। अब हम इस दिशा में जो घटक मिल रहा है E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, इन्हीं दोनों को हम ऐड करेंगे तो इन दोनों का परिणामी हमें प्राप्त होगा। लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E इज इक्वल टू, तो क्या होगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। cos थीटा कॉमन है तो हम E1 प्लस E2 और cos थीटा। लेकिन एक चीज़ और देख रहे हैं कि E1 इज इक्वल टू E2 है, तो ये E1 और E2 बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से 2E1 cos थीटा हो जाएगा और E1 की वैल्यू रख दीजिए। तो जब हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/R
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू हमें निकाल के रखनी पड़ेगी। तो कॉस थीटा देख रहे हैं कि ये जो त्रिभुज है पी बी ओ, यहाँ पर ये समकोण है, तो ये थीटा है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण, आधार ये एल होगा और कर्ण ये है। यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू निकाली गई, कॉस थीटा इज इक्वल टू ओ बी अपान पी बी एल अपान अंडर रूट ए। तो यहाँ पर हम कॉस थीटा की जरा वैल्यू रखेंगे, तो ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2q अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और कॉस थीटा की वैल्यू रखेंगे एल अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ देख रहे हैं 2ql क्या होता है, P इज इक्वल टू 2ql होता है। P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। P इज इक्वल टू 2ql। यहाँ देखना 2ql बन रहा है, तो इसको हम P लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू P अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात, एक घात ये और आधी ये, तब ये हो जाएगा 3/2। घातों का गुणा हो गया और ये घात हो गई 3/2। अब यहाँ से फिर एक काम वही करना है हम लोगों को, आर और एल की दोनों की एक दूसरे से तुलना करेंगे। इस एल की तुलना में हमें आर को दिखाना है कि आर काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पर लिखेंगे आर इज ग्रेटर देन एल, तो आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर नगण्य होगा। तो एल स्क्वायर को छोड़ देंगे, यहाँ से जब एल स्क्वायर को हम छोड़ देंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपान एल स्क्वायर छोड़ दीजिए, तो आर स्क्वायर बचा, आर स्क्वायर की घात 3/2। तो घात के ऊपर जब घात होती है तो घातों गुणा होता है, तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि हमें मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपान आर क्यूब। ये ई की वैल्यू हुई। अब हम देख रहे हैं कि ई की वैल्यू हमें मिली 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपान आर क्यूब, और इसके पहले जो हम लोगों ने निकाला था अक्षीय स्थिति पर, उसमें क्या था, यहाँ पर 2 था, 2P अपान आर क्यूब था। अब ये ई की वैल्यू आ गई। अब इसी को अगर हम कहें कि इस पूरे सिस्टम को हमने कहीं ऐसी जगह रख दिया जो के परावैद्युतांक वाला माध्यम हो, तो क्या मान आएगा, के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखने पर, तो बस क्या होगा कि यहाँ पर एप्सिलॉन 0 के हो जाएगा। इसी को हम कहीं साइड में लिखना चाहते हैं, यहाँ पर देख लीजिए E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P अपान आर क्यूब, ये फार्मूला इसके लिए मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग, इसके पहले हमने अक्षीय स्थिति पर इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला, और आज यहाँ से ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसके मिडिल पॉइंट से लंबवत इसके, यानी इसकी निरक्षीय स्थिति पर एक पॉइंट P लिया, जिस बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाली है। इसमें 2 चीज़ें अच्छी तरह से समझने की हैं। ये एक समकोण त्रिभुज बनता है,
यहाँ से ये R है और ये L है, इन दोनों की सहायता से हमने ये निकाल लिया और ये जितना है उतना ही ये भी निकलेगा। इसी की वजह से यहाँ पर ये बटे वाली वैल्यू दोनों में समान है, इसलिए E1 और E2 भी एक दूसरे के बराबर हो जाता है। यहाँ से हम देख सकते हैं। फिर यहाँ पर इसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, इसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2, दोनों की दिशा, एक हमने वेक्टर यहाँ लंबवत खींचा, यहाँ थीटा है, ये भी थीटा है। इस तरह से स्थिति बनती है। अब इन दोनों का परिणामी जो यहाँ पर होगा वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो उसका परिणामी हमें निकालने के लिए हमने यहाँ पे अलग चित्र बनाया। ये देखिए आप लोग, जो है पॉइंट P है, यही वाला, एक की डायरेक्शन ये है और एक का डायरेक्शन ये है, ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन यहाँ पर है, ये E1 और ये E2। और E1 का यहाँ पर देखिए, इस पर एक हमने अवलंब डाला, ये कोण थीटा है, ये कोण थीटा है। अब इस एक घटक एक व्यंजक का समझ लीजिए, या इस E1 का हमने दो घटकों में वियोजन किया, एक ये थीटा के साथ है और ये इसका लंबवत है। तो थीटा के साथ जो होगा E1 cos थीटा और इसका जो लंबवत है E1 sin थीटा। उसी तरह से इसके भी हमने दो घटक किए, E2 sin थीटा और E2 cos थीटा। और E1 जब E2 के बराबर है तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए और एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए इनकी वैल्यू एक दूसरे को क्या करेगी, समाप्त कर देगी। अब इस पॉइंट पर दो बचा, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, ये इस दिशा में लग रहा है। इन दोनों का परिणामी हम निकालेंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे, और यही काम यहाँ पर किया गया है कि बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा ऐड करेंगे। E1 = E2 है तो हमने इसको 2E1 cos थीटा बना लिया। अब E1 की वैल्यू रख दिया, cos थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाली गई है आधार बटे कर्ण से। अब cos थीटा की वैल्यू रख देने के बाद गुणा कर दिया गया। गुणा करके हमने यहाँ पर एक चीज़ फिर से ध्यान देना है कि R² इज़ ग्रेटर देन L, यानी L की तुलना में R बहुत बड़ा है, तो L का स्क्वायर जो होगा बहुत छोटा होगा, तो उसको हम नगण्य मान सकते हैं। तो यहाँ से हमने इसको हटा दिया। अब हमें मिला 1/4πε0 इंटू P/R³। ये हमें फार्मूला मिल गया। कब के लिए, जब हमने इस सिस्टम को निर्वात में रखा हो। उसके बाद हम एक लाइन लिख सकते हैं कि जब हम इस पूरे सिस्टम को, निकाय को K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रख देते हैं तो उसके लिए E की वैल्यू क्या हो जाती है, बस ε0 के साथ K और ऐड हो जाता है, 1/4πε0 K P/R³। तो इस तरह से हम ये फार्मूला निकाल लेंगे, कर लेंगे अच्छी तरह से। अब अगले फार्मूले में हम अगले दिन के लिए काम दिया जाएगा। आप लोग अच्छे से ध्यान दें, पढ़ें, मेहनत करें।